सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं आईपीसी 1860 के रैपिड रिवीजन में। इस आईपीसी का स्लो और डिटेल में जो सिलेबस है वो तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अभी हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनसे डील करते जा रहे हैं वन बाय वन। कल आपको याद होगा सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 80 तक हमने कवर किया था। तो एक क्विक रिवीजन के साथ में देखिए 70 और ये चैप्टर 4 में स्टार्ट हो जाता है जनरल एक्सेप्शंस का। जनरल एक्सेप्शंस का मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसा ओमिशन, कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसा ओमिशन जो कि इंडियन पीनल कोड में ऑफेंसिव बताया है, पनिशेबल बताया है, अगर वही एक्ट वही ओमिशन कोई पर्सन करता है और फिर उससे पनिशमेंट नहीं मिले, कब ऐसा हो सकेगा? अगर वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मर्डर करना पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 302, लेकिन फिर भी चैप्टर नंबर 4 में कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बता रखी हैं कि उन सर्कमस्टांसेस में अगर पर्सन किसी का मर्डर करता है, किसी की डेथ का रीजन बनता है, उसके बाद भी उस पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा 302 में, इवन ट्राई नहीं किया जाएगा। तो जनरल एक्सेप्शंस का मीनिंग है कि जब वही काम दूसरा कोई पर्सन करता तो पनिशेबल होता, लेकिन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में एक पर्टिकुलर पर्सन ने जब काम किया है तो उसको एक्सक्यूज मिल रहा है, उसे पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, वो कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें हम एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 4 के जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है। सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 ये बात करते हैं बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ से। सेक्शन 77 बात करता है जज के किए हुए कामों से, द एक्ट्स डन बाय जज, एंड 78 बात करता है जजमेंट के परसेंट में किए गए कार्यों से। इसके बाद में सेक्शन 79 को, सॉरी सेक्शन 80 को अगर हम देखें तो 80 बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो कि पूरी तरह से लीगल है, लॉफुल है, आप उसे कर रहे थे और ड्यू केयर एंड कॉशन भी आपने रख रखा था, और उसके बावजूद भी अगर कोई एक्सीडेंटल एक्ट परफॉर्म हो जाता है, बात ध्यान रखना, ये जो दो वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू केयर एंड कॉशन आपने रखा है, और उसके बाद अगर कोई किसी तरह का हार्म कॉज हो जाता है, इंजरी कॉज हो जाती है किसी को, तो उसका एक्सक्यूज मिलेगा सेक्शन 80 के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ये सब कंटिन्यूटी में सारे ले लेने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इसे हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या कोर्ट में प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब भी कोई एक पर्सन को ऑफेंस करता है ना, तो डिफेंस के एडवोकेट के पास में सिर्फ यही सारे यू कैन से टूल्स होते हैं, यही सारे वेपन्स होते हैं जिनके थ्रू उस ऑफेंडर को बचाया जा सकता है, जो चैप्टर नंबर 4 में जनरल एक्सेप्शंस बताए जा रहे हैं। यही बताया जाता है, भाई मेरा जो क्लाइंट है ये तो नशे की हालत में था, किसी ने इसके विल के अगेंस्ट में इसको इंटॉक्सिकेट कर दिया था, इसको कोको कोला में मिला के इसने कुछ ऐसी कोई दवाई दे दी थी, तो इसको तो होश ही नहीं था, ये अपने होशो आवाज में नहीं था, इसने जो किया इसको नॉलेज में नहीं था, तो आप इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, जनरल एक्सेप्शन। मेरे क्लाइंट पे तो खुद के ऊपर हमला हुआ था, उसने तो अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया, जनरल एक्सेप्शन। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है, यही एक वो चैप्टर है जो टोटल अमाउंट ऑफ वेपन्स प्रोवाइड करता है टू द एडवोकेट ऑफ एन अक्यूज्ड डिफेंस के लिए। शुरू करते हैं सेक्शन 81 से। सेक्शन 81 बात कर रहा है रिगार्डिंग एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ऐसा कोई एक्ट जो आपको पता है कि ये हार्म कॉज करेगा। जैसे सेक्शन 81 में क्या लिखा था, लॉफुल एक्ट, यानी कि किसी तरह का हार्म भी कॉज नहीं कर रहा था, पूरी तरह से लीगल भी था। लेकिन 81 में क्या बोल रहा है, 81 में बोल रहा है ऐसा कोई एक्ट जो हमें पता है कि ये हार्म कॉज करेगा, किसी तरह का नुकसान कॉज करेगा, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन आपने जो किया, उस एक्ट को जब परफॉर्म किया, वो पहली बात तो आपका उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, और हम यानी कि मेंस रिया नहीं है, आपका इंटेंशन इल इंटेंशन नहीं है, गुड इंटेंशन आपका है। और दूसरी बात कि ये जो एक्ट आपने किया है हार्म कॉज करने वाला, वो किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए किया है, अगर आप ये नहीं करते तो ज्यादा नुकसान हो सकता था।
ठीक है, तो आता है सेक्शन 81 में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें कि एक घर में आग लगी है और उस घर के एक तरफ तो गैस गोडाउन है, एलपीजी गैस गोडाउन, और घर के दूसरी तरफ एक छोटा सा बाड़ा है जिसमें एक छोटी झोपड़ी बनी हुई है और उसमें गाय भैंसों का चारा वारा रखा जाता है, गाय भैंसों के खाने का चारा। ठीक है, अब अगर इस घर को गिराया जाना जरूरी, क्योंकि आग लगी हुई है, अगर ये नहीं गिराया गया तो हो सकता है ये दोनों में से किसी भी साइड गिर सकता है। अगर गैस गोडाउन के ऊपर गिर गया तो पूरा का पूरा एरिया वो स्वाहा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि इस घर को उधर जो साइड में झोपड़ी वगैरह है जिसमें सिर्फ चारा वारा रखा है, जिसमें किसी की जान जाने का नुकसान तो नहीं है, हाँ थोड़ा चारा जल जाएगा, जो जिस पर्सन की भी जमीन है वो खराब होगी, वो नुकसान होगा, लेकिन किसी की जान नहीं जा रही है। तो हार्म तो हो रहा है, लेकिन वो जो बड़ा हार्म है कि अगर उधर गैस गोडाउन की तरफ वो घर गिर गया अपने आप तो पूरे एरिया को नुकसान है, वहां पे कई लोगों की जान जा सकती है। तो जब ऐसा कर उस बड़े हार्म को बचाने के लिए हमने घर को क्या किया, उधर जो छोटा ओपन एरिया था, बाड़ा था जिसमें जानवर वगैरह थे, उनको पहले बाहर निकाल लिया और चारा वारा पड़ा हुआ था वो उस तरफ घर को गिरा दिया। एक शिप है, वो शिप जा रहा है और शिप के अंदर 300-350 लोग हैं, 500 लोग हैं। ठीक है, सामने शिप के सामने एक ग्लेशियर आ जाता है और उसे पता है कि अगर मैंने शिप को टर्न नहीं किया इमीडिएटली तो ये जितने 350 लोग मेरे शिप के अंदर हैं ये सारे डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इमीडिएटली टर्न करने का डिसीजन लेते ही उसने देखा कि जिस साइड पे मुझे टर्न करने का ऑप्शन है उस साइड पे एक छोटी सी बोट है जिसके अंदर 5 लोग हैं। अब क्या करें, अगर टर्न करते हैं तो 5 लोग मरते हैं और उस शिप में बैठे हुए 350 लोग बच जाते हैं। अगर टर्न नहीं करते हैं तो वो शिप ग्लेशियर से जाके टकरा जाएगा और वो पूरे 350 लोग मर जाएंगे। पांच लोग तो बच जाएंगे लेकिन वो 350 पूरे मर जाएंगे। क्या किया जाए? जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो यही डिसीजन ले रहा है, मुझे इन 350 लोगों की जान बचानी है। तो जो 5 लोगों वाली बोट थी उसकी साइड पे शिप को मोड़ दिया, उन 5 लोगों की जान गई लेकिन बड़े हार्म को बचा जा सका, क्योंकि क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, उन 5 लोगों को मारने का इंटेंशन नहीं था, मजबूरी में मारना पड़ा वो एक बात अलग थी। ये सेक्शन 81 का पूरा जिस्ट है। देखें एक बार क्या लिखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। यानी कि जब आप उस एक्ट को कर रहे थे तो आपको ये नॉलेज तो है दैट इट विल कॉज हार्म, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको ये नॉलेज है कि इससे हार्म होगा वो ऑफेंस नहीं हो जाएगा। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट, अगर आपने विदाउट क्रिमिनल इंटेंट किया है, इंटेंशन टू कॉज इंटेंशन, और दूसरी बात एंड इन गुड फेथ, गुड फेथ में किया है, इल इंटेंशन से नहीं गुड फेथ में किया है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी, दूसरे किसी बड़े हार्म या हार्म को बचाने के लिए आपने छोटा हार्म जो किया है तो एक्सक्यूज मिलेगा सेक्शन 81 का। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so eminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। अब ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाता है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाता है क्या कि ये जो आपने हार्म कॉज किया क्या इसे बचाया नहीं जा सकता था? क्या और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम ये छोटा हार्म कॉज किए बिना क्या हम प्रॉपर्टी और पर्सन की को सेफ नहीं कर सकते थे? अगर ये बात, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है और ये फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, इसको प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो डिफेंस का एडवोकेट है उसके ऊपर ये जाएगा कि आप प्रूव करें कि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, दिस वाज द ओनली फाइनल ऑप्शन लेफ्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई और बिल्डिंग से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। अब एक पर्सन अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंकता है और ये सोच के कि नीचे जो लाइफ गार्ड्स खड़े हैं, जो
सेवर्स खड़े हैं, फायर ब्रिगेड्स के लोग खड़े हैं, वो उसे कैच कर लेंगे या किसी तरह से बचा लेंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा की डेथ हो जाती है। तो अब जो इसने ये किया, इसने तो पूरे गुड इंटेंशन से किया था अपने बच्चे को बचाने के हिसाब से, क्या आप उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे कि भी इसने तो अपने बच्चे की डेथ कॉज की? उसको मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट दैट ही हैज डन द थिंग इन द गुड फेथ। कुछ इलेस्ट्रेशंस यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो जो कैप्टन ऑफ द स्टीम वेसल वाला, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक यहाँ पे दे रखा है जो घर में अगर कोई आग लग गई है, ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन अ हाउस, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से माइंड में क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 80 में कहा था जो एक्ट कर रहा है वो लॉफुल एक्ट है, और सेक्शन 81 में कहा है जो एक्ट कर रहा है वो जानता है वो कि ये अनलॉफुल है या फिर कुछ हार्म कॉज कर होगा इससे, लेकिन जो एक्ट किया गया वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट किया है। दो बातें, एक तो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट किया है और दूसरा बड़े हार्म को से बचाने के लिए किया है। अब आते हैं सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83, दोनों को साथ में हमें समझना है। सेक्शन 82 बात करता है एक्ट ऑफ द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, और सेक्शन 83 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि दो कैटेगरी के बच्चों की बात की जा रही है। एक ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल के अंदर है, चाहे वो 6 साल 11 महीने 29 दिन के हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि उनकी एज जो है वाइल डूइंग दैट एक्ट, अगर उनकी एज 7 साल से कम है। और दूसरा सेक्शन 83 बताता है कि 7 साल से बड़े हैं लेकिन 12 साल से कम है, और उनकी फिर मैच्योरिटी देखी जाएगी। कि कई बार क्या होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं एक फनी इंसिडेंट सा है, इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, वहां पे लिखा हुआ मीन्स एक मीम बना हुआ था कि 10 साल की एज में मैं तो डोरीमोन और पोकेमोन ये देखा करता था, और आज के 10 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे सुबह शाम रात दिन रील्स बनाते रहते हैं। मीन्स एक मेच्योरिटी का फर्क देखिए, बच्चों की आज से 25 साल पहले 10 साल के बच्चे की मेच्योरिटी का लेवल डिफरेंट होता था, आज के 10 साल के बच्चे की मेच्योरिटी का लेवल डिफरेंट है। और वो भी अगर आप एक अर्बन एरियाज में चले जाएंगे, आप दिल्ली के, बॉम्बे के बच्चों का 10 साल के बच्चे का मेच्योरिटी लेवल देखेंगे वो डिफरेंट होगा, और एक किसी बिल्कुल ही रूरल एरिया के बच्चे को आप मिलें तो उसका मेच्योरिटी लेवल 10 साल के बच्चे का डिफरेंट होगा। मैं 10 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 7 से 12 के बीच में आता है। अगर किसी एलिट सोसाइटी के बच्चे को आप देखेंगे, 10 साल का एलिट सोसाइटी का बच्चा है, ही मस्ट बी हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेच्योरिटी। एंड अगर किसी स्लम एरिया के बच्चे को लेंगे, 10 साल के स्लम एरिया के बच्चे को, तो उसका मेच्योरिटी लेवल आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये बात आ रही है कि अगर बच्चा 7 साल से बड़ा है तो भी उसका मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाएगा कि इसने ये जो ऑफेंस किया है, क्या इस ऑफेंस की इंटेंसिटी को, सीरियसनेस को ये बच्चा समझता है, या इसने जो किया है ये अपनी इमेच्योर बिहेवियर में किया है। अच्छा, ये जो सेक्शन 82 है ये डॉली इन कैपेक्स एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ डॉली इन कैपेक्स से डील करता है, और सेक्शन 83 है वो डॉली कैपेक्स से डील करता है। यानी कि वो एक्ट करने के लिए केपेबल है, नेचर को समझने के लिए केपेबल है या नहीं। और 82 वाला तो है पूरी तरह से हम यही अजम्पशन लिया जाएगा कि 7 साल से छोटा बच्चा तो चाहे किसी भी सोसाइटी का है, किसी भी तरह की परवरिश में रहा है, लेकिन उसने अगर कोई एक्ट किया है तो वो उसका नेचर नहीं समझता है और उसको पूरा प्रिविलेज मिलेगा। Section 82, Act of a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. 7 years of age के अंडर में अगर किसी बच्चे ने कुछ भी एक्ट किया है वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। Section 83, Act of a child above 7 and under 12 of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 of age, 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity. तो वो कुछ उसके लिए प्रोविजंस लिए जाएंगे, जज अपने बेसिस पे भी डील करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो किसी साइकोलॉजिस्ट से भी सजेशन लिया जाएगा। अच्छा, बता सकते हैं आप मुझे जो भी अभी हैं क्लास में,
इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में गवर्न होगा अगर जज बच्चे की मैच्योरिटी लेवल को चेक करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट को कॉल करते हैं या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेते हैं। जज ने अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया तो इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में वो गवर्न होगा, बता सकते हैं आप मुझे? होगा या नहीं होगा ये भी आप कह सकते हैं, और अगर होगा तो कौन से सेक्शन में? अगर जज बच्चे की मैच्योरिटी लेवल को चेक करने के लिए किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से उनकी के व्यू डिमांड करते हैं, तो क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी प्रोविजन में कवर होता है, और अगर हाँ तो कौन से सेक्शन में? नहीं ध्यान आ रहा किसी को भी? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में ये कवर होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन। मैंने बार बार वर्ड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इसीलिए वर्ड यूज किया जिससे कि आपको समझ में आए कि बच्चे की मानसिकता को समझने के लिए बच्चे के मनोवैज्ञानिक से उसकी बात को समझा जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस में आएगा और एक्सपर्ट से ओपिनियन में, और एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डील करता है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि 12 साल तक का बच्चा है, who has not attained sufficient maturity, उसने sufficient maturity attain नहीं की है, परिपक्वता अभी अचीव नहीं की है, of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion, कि जो मैंने काम किया, जो मैंने एक्ट परफॉर्म किया, उसका नेचर क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो बच्चा अगर समझ ही नहीं पा रहा है तो ऐसे में फिर उसकी मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाएगा और फिर उसको ऑफेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। सपोज करें कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 6 7 8 साल वाले सब बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं और हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते एक बच्चा किसी संदूक में जाके छुप गया और दूसरे बच्चे ने उसको बंद कर दिया या अपना आप बंद हो गया, ऐसा कुछ भी, और उस बच्चे के अंदर डेथ हो जाती है सपोज, या दूसरे बच्चे ने बंद किया था, सिर्फ उसे मजाक करने के हिसाब से डेथ हो जाती, तो क्या उसको ऑफेंसिव में लिया जाएगा? वो साफ नजर आ रहा है बच्चा उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं था, उसने सोचा कि ये तो, या बच्चे ने किसी मूवी में, किसी टीवी सीरियल में ऐसा देखा कि हाँ ये खेलते खेलते इन्होंने ना फांसी की का एक्ट करके देखते हैं हम लोग, और ऐसे में वाकई में किसी बच्चे को अगर डेथ कॉज हो गई, तो ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, बच्चों की मैच्योरिटी लेवल को देखा जाएगा कि बच्चों की परिपक्वता कितनी है, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। तो सेक्शन 82 और 83 दोनों चाइल्ड से डील करते हैं, इनको याद रखें। 84 और 85 इवन नहीं, 84 अलग है, फिर 85 एंड 86 इन दोनों को हम साथ में लेंगे। पहले 84 ले लेते हैं। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पूरी तरह से अपने होशोहवास में नहीं रह सकता है, या जो परिस्थितियों को नहीं समझ पाता है, जो मेंटल एलिमेंट में है, मेंटल कंडीशन में है, वो अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law। अब वो ऐसी मेंटल कंडीशन में है कि उसे ना तो ये समझ में आ रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये गलत है, ना उसको ये समझ में आ रहा है कि लॉ के अगेंस्ट है, वो लॉ को ही नहीं समझता है, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में है, तो उसको सेक्शन 84 का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है। आप जैसे कि जानते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी पर्सन ने जानलेवा हमला किया, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। जानते हैं ये बात आप अच्छी तरह से, है ना? एक मिस्टर एक्स आते हैं, आपकी तरफ बंदूक तानते हैं और आपको बस वार्निंग दे रहे हैं कि मैं आपको गोली मारने वाला हूँ। आपने क्या किया, उठा के कुछ पास में बड़ा डंडा वंडा उठाया और उनके जोर से मारा, और ऐसा करने में उनकी डेथ हो गई, तो आपको एक्सक्यूज मिलेगा प्राइवेट डिफेंस का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपको मारने वाले थे। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो पर्सन थे जो जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया, अगर ये पर्सन अनसाउंड माइंड वाले थे, ध्यान से सुनिए और समझिए,
ये जिस पर्सन ने अटैक किया, ये पर्सन अगर अनसाउंड माइंड वाले थे, तो क्या अभी भी आपके पास में प्राइवेट डिफेंस का राइट है, या अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट में आपके पास में प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है? अभिषेक कह रहे हैं कि यस, वी डू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। रिचा ने भी कहा यस। तो फिर आयुषी आप भी कह ही दीजिए यस। इसका एक, हाँ, सेक्शन 98 में तो कवर हो ही रहा है प्राइवेट डिफेंस, वो तो रहा है। मैंने तो उन दोनों को कोरिलेट करके कहा कि नॉर्मल पर्सन कर रहा है तब तो आपको प्राइवेट डिफेंस मिल रहा है, लेकिन अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन करता है तो भी क्या आपको मिलेगा? तो एक काम कीजिएगा, एक मूवी है राउडी राठौड़, अक्षय कुमार जी की अच्छी मूवी है, उसको देखना। उसमें सेम टू सेम जो मैंने भी आपको एक क्रिएट करके दी है सिचुएशन, सेम इसी तरह की सिचुएशन वहां पे थी, इसी तरह का केस स्टडी था उसमें, कि पर्सन अनसाउंड माइंड का एक्ट कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था मैं तो अनसाउंड माइंड की कंडीशन में, वो सामने अक्षय कुमार ने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को डेथ कॉज कर दिया। तो सेक्शन 84 में था अनसाउंड माइंड का पर्सन। अब आते हैं हम सेक्शन 85 और 86 पे, दोनों ही इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ बता रहा हूँ। जैसे 82 83 मैंने साथ में बताया था, ऐसे 85 86 ऑफन। सेक्शन 85, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट। अब पर्सन क्या जजमेंट लेने के लिए इनकेपेबल है, पूरी तरह से वो समझ ही नहीं पा रहा है वो कि क्या होगा रीजन। अच्छा, किस वजह से ऐसा है? अनसाउंड माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से नहीं, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। उसने कुछ ऐसा नशा किया है या कोई ऐसी दवाई ली है जिसकी वजह से वो नशे की हालत में है, इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में है। अब नशे में सिर्फ और सिर्फ लिकर, वाइन, विस्की यही चीजें नहीं आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं। आपको जैसे कि नॉलेज में होगा, ड्रग एच जो होता है, एच कैटेगरी के, शेड्यूल एच की जो ड्रग्स होती हैं, तो उनके लिए क्यों ऐसा होता है कि वो विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं सेल की जा सकती? बिकॉज वो कहीं ना कहीं इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करती हैं। नींद की गोलियां भी आ सकती हैं उसमें, अदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। तो act of the person incapable of judgment by reason of intoxication and that intoxication caused against his will। पर्सन ने अपनी इच्छा से ड्रिंक नहीं किया है, पर्सन ने अपनी इच्छा से वो नशा नहीं किया है, पर्सन ने नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको धोखे से किसी ने करवा दिया है। 85 तो उससे डील कर रहा है। और 86 कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। यानी कि जिसने, जो पर्सन नशे में है, नशे की स्थिति में है, इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में है, वो पर्सन अगर कोई एक्ट कर रहा है और वो पर्सन, वो जो एक्ट कर रहा है वो प्रॉपर इंटेंशन और नॉलेज के साथ में कर रहा है या विदाउट इंटेंशन एंड नॉलेज कर रहा है, तो ये दोनों सेक्शन इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं। एक बार रीड करते हैं हम क्या बता रहे हैं ये। सेक्शन 85, नथिंग इज एन ऑफेंस। Section 85, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, ये भी एक बात है कि जब वो एक्ट कर रहा था उस समय, is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act of that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। जो उसे इंटॉक्सिकेशन किया गया वो पूरी तरह से उसकी विल और नॉलेज के अगेंस्ट में हो, तब अगर ऐसा वो फिर उस इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में कोई एक्ट करता है तो उसे एक्सक्यूज मिलेगा सेक्शन 85 का। सेक्शन 86 कहता है इन केसेस वेयर एन एक्ट डन is not an offense unless done with particular knowledge or intent। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो अगर विदाउट इंटेंशन और विदाउट नॉलेज किया जाता तो वो ऑफेंस नहीं होता। ये जो सेंटेंस मैंने अंडरलाइन किया इसका मीनिंग, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। विद नॉलेज और इंटेंट करते हैं तो वो ऑफेंस बनेगा, और विदाउट नॉलेज एंड इंटेंट करते हैं तो ऑफेंस नहीं बनेगा। ऐसा वाला अगर कोई सिचुएशन, ऐसा वाला कोई केस है, ठीक है। अ पर्सन हु डज द एक्ट
तो ऐसे वाले एक्ट्स के लिए अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. ऐसा कोई एक्ट जो विद नॉलेज एंड इंटेंट जब किया जाता है तो वो ऑफेंस होता है, और विदाउट नॉलेज एंड इंटेंट किया जाता है तो ऑफेंस नहीं होता है. अब पर्सन ने इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में ऐसा कोई एक्ट अगर परफॉर्म किया है तो यही कंस्ट्रू किया जाएगा. यहां पे वर्ड शैल यूज किया है. ऐसी कंडीशन में यही कंस्ट्रू किया जाएगा कि ये जो एक्ट किया गया है ये विद नॉलेज एंड इंटेंशन किया गया है. शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. तो वो इंटॉक्सिकेशन में नहीं होता है, नशे की हालत में नहीं है, यही मानते हुए उसका नॉलेज एंड इंटेंशन देखा जाए. अनलेस, फिर से एक प्रिविलेज दिया है, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम was administered to him without his knowledge or against his will. उसको धोखे से अगर दे दिया गया था तब ऐसा है, तब फिर 86 वाली बात उस पर पूरी तरह लागू नहीं हो रही है. ये 86 का प्रोविजन क्यों बनाया है ये मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर दूं और उसके बाद क्लास हम ओवर करेंगे. कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है, किसी शादी पार्टी में गए और वहां पे जम के ड्रिंक किया, खूब अच्छी तरह से ड्रिंक किया, और ड्रिंक करने के बाद में बैठे कार में और चले अपने घर की तरफ, रास्ते में कर दिया एक एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में पर्सन की डेथ हो गई. जब पुलिस पकड़ के ले गई तो बोले मैं तो नशे की हालत में था, मुझे तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, चलो ये कार वाली बात भी अपन छोड़ दें. पैदल जा रहे थे, पैदल जाते जाते ही एक पर्सन के ऊपर उठा के पत्थर उठा के फेंक दिया, मार दिया. उस पर्सन को बहुत ग्रीवियस हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट इंजरी कॉज हो गई. और ग्रीवियस हर्ट की जब केस चला तो बोले मैं तो नशे की हालत में था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो नशे में पत्थर मारा था, आप तो मुझे सेक्शन 85 का बेनिफिट दे दो. तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये जो आपने ड्रिंक किया था ना शादी में, वो किसी ने जबरदस्ती आपको है ना दाल फ्राई या फिर इसमें शाही पनीर में मिला के आपको दवाई नहीं खिला दी थी. आपने अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से ड्रिंक किया था, और अब आपने जो एक्ट किया है इसमें आपको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू विल बी पनिशेबल, यू शैल बी पनिशेबल. हाँ, अगर धोखे से अगर किसी को इंटॉक्सिकेशन कर दिया गया था, फिर अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया तब उसको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. तो ये था सेक्शन 85 एंड 86 जो इंटॉक्सिकेशन से डील कर रहा है. किसी के माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज हम मिलेंगे शाम को 10 बजे की क्लास में, CRPC की क्लास में.